Hello everyone, how are you? And I hope you all are doing well. So we are come with the question. This is your question. What are the cause and impact of earthquake in the Indian subcontinent? Suggest the disaster management strategy to mitigate their impacts. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है इम्पैक्ट या इफेक्ट को देखने के लिए तो आपको कुछ की पॉइंट्स यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर. तो बिफोर वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, फर्स्टली आई वांट टू टेल यू कि क्या क्या नीड है इस क्वेश्चन में. तो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. डिमांड ऑफ द क्वेश्चन का डिमांड क्या है, मतलब उसका नेचर क्या है, वो क्या क्या कह रहा है, पहले ये देखना है. दूसरी चीज क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट आर द ब्रेकिंग डाउन पैरामीटर्स. कौन कौन से ब्रेकिंग डाउन पैरामीटर्स है जहां पे हम क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ क्वेश्चन. तो देखो यहाँ पे क्या है, तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में क्या है, पहले हमको नेचर अंडरस्टैंड करना है. तो देखो पहले क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द कॉज एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स. मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं. एक तो हमें बताना है कि कॉज क्या है, कारण क्या है, इम्पैक्ट उसका प्रभाव क्या है. ये दोनों चीजें क्वेश्चन में बतानी है. फिर क्या कह रहा है, इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. यहाँ भी एक नई चीज है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट. Indian subcontinent, whenever we are using the term Indian subcontinent, it means we are including Nepal, Pakistan, we are including Bangladesh, we are including Bhutan, we are including Sri Lanka. तो ये सब को हम include करते हैं. Suggest the disaster management strategy to mitigate their effect. मतलब इसके बाद second need क्या है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि भाई हमें एक मिटिगेशनल स्ट्रेटजी सजेस्ट करो जिससे कि इसके इफेक्ट को कम किया जा सके. ओके, आई होप कि दैट लिटिल एक्सप्लेनेशन गिव यू द इन डेप्थ नॉलेज कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन. ओके, सो कह रहा है कि व्हाट आर द कॉज, क्या कारण है अर्थक्वेक के, व्हाट आर द कॉजेज. तो कौन कौन से कॉजेज हैं, तो कह रहा है फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई एंड व्हाट इज द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या है, तो कह रहा है सडन रिलीज ऑफ एनर्जी. Either it is because of Earth's internal factors or the external factors which are operating from above the surface. दो रीजन हो सकते हैं. तो कह रहा है कि कॉज देखना है कहाँ पर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में. तो पहले आपको बताना है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या कॉजेज हैं. तो बताओ, इसमें क्वेश्चन में लिखना क्या पड़ेगा कि बिकॉज इंडियन प्लेट इज सिचुएटेड इन अ fault line zone or the tectonic activity zone, it is highly vulnerable for the earthquake. तो हाईली वर्नेबल क्यों है, बिकॉज इट इज अ जोन वेयर द प्लेट्स आर एक्टिव एंड वेयर द प्लेट्स आर मूविंग एंड वेयर द प्लेट्स आर यू कैन से दैट इंटरेक्टिंग. तो ये सब हो रहा है वहां पे, इस वजह से एक कॉज है. तो आओ जरा देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज. वी आर कम विद द इंट्रो. तो इंट्रो एक मैंने दूसरा भी लिख दिया यहाँ पे कि द इंडियन सबकॉन्टिनेंट is the highly vulnerable to the earthquake due to its location on the Indian tectonic plate which is actively colliding with the Eurasian plate. This collision has been created the Himalayas but also make this region seismically active. Earthquake in India have caused significantly loss of life, property and making the disaster management crucial. तो इसका मतलब क्या, हमको एक चीज पता चली कि भाई ये जो है क्वेश्चन में कैसे इंट्रो लिखना है. अब कह रहा है कि व्हाट आर द कॉज ऑफ अर्थक्वेक, कौन कौन से कॉज हैं अर्थक्वेक को लेकर के. तो पहला कॉज क्या है भाई, तो कह रहा है पहला तो ये है कि इंडियन प्लेट इज सिचुएटिंग ऑन द टेक्टोनिक एक्टिव जोन. टेक्टोनिक एक्टिव जोन में है बिकॉज वी ऑल आर नो दैट द अर्थक्वेक का जो फिनोमेना है वो प्लेट टेक्टोनिक सबसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है. तो पहला बताना है कि ये प्लेट बाउंड्री पर है. दूसरा क्या है, फॉल्ट लाइन्स है. अब कह रहा है कि फॉल्ट लाइन होता क्या है, तो फॉल्ट लाइन के लिए हम लोग एक बार यहाँ पे मैपिंग में मैंने ऐड कर रखा है MCT, मेन सेंट्रल थर्स्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट. इधर हम लोगों ने नागा फॉल्ट के बारे में बात की है. यहाँ पे आपका नागा फॉल्ट है, नागा फॉल्ट. इधर मालदा फॉल्ट है, इधर आपका GBF है. तो ये सारे, इधर नर्मदा फॉल्ट है, तापी फॉल्ट है, कोयना फॉल्ट है, कृष्णा गोदावरी फॉल्ट है, कावेरी फॉल्ट है. तो बहुत सारे फॉल्ट को भी आपको एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा तब जब आप फॉल्ट लाइन भी बोल रहे हो. तो देखो दो तरह का रीजन है. कुछ नेचुरल कॉजेज हैं अर्थक्वेक के जिसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी है, फॉल्ट लाइन है. अब फॉल्ट लाइन बनता क्यों है, बिकॉज ऑफ द व्हेन द प्लेट्स आर सबडक्टिंग एंड
थ्रस्ट हैज बीन क्रिएटेड। जब भी थ्रस्ट क्रिएट होता है तो फॉल्ट लाइन बनता है, ठीक। तो ये थ्रस्टिंग को दिखाता है, इसलिए आपको दिखाना है। और दीज आर द फॉल्ट जोन्स विच आर शोइंग द इंट्रा प्लेट बाउंड्री। ये वो जोन्स हैं जो बता रहे हैं कि इंट्रा प्लेट में कैसे अर्थक्वेक आ रहा है। तो इंट्रा प्लेट, तो ये सब मेंशन करोगे आप एग्जाम में तो एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि और कौन से कॉजेज हो सकते हैं। तो वी आर अगेन कम विद आर सिनॉप्सिस, हम अपने सिनॉप्सिस पे आ जाते हैं। तो फॉल्ट लाइन हो गया, टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी, वल्केनिक एक्टिविटी एज वेल, क्योंकि वल्केनिक एक्टिविटी हम देखते हैं कहाँ पर है कि जो हमारा सुमात्रा और जावा आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड के पास है, वहां पर प्लेट सबडक्शन हो रहा है और देयर इज अ सिस्मिक एक्टिविटी। वहां पर हमने सिस्मिक एक्टिविटी को मेजर किया है और एक तरीके से हमने वहां पर रिमार्क किया है जो उनको वो हाईली अर्थक्वेक जोन है, हाई वल्नरेबल अर्थक्वेक जोन है। तो वो एक सिस्मिक एक्टिविटी हो गया, मतलब वल्केनिक एक्टिविटी हो गया। उसके अलावा और क्या रीजंस हैं, तो कह रहा देयर आर सो मेनी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज और द ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज में क्या आ सकता है, तो पहला तो ये है कि अनसाइंटिफिक माइनिंग ड्रिलिंग। अनसाइंटिफिक माइनिंग और ड्रिलिंग क्या हो रहा है कि मतलब कहीं पर जैसे रेड होल माइनर्स हैं मेघालय में, तो मेघालय में अनसाइंटिफिक मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के मेथड्स हैं जिसमें रेड होल माइनिंग की जा रही है, जिसकी वजह से कोलैप्सिंग ऑफ द रूफ हो जाता है माउंटेन्स का, ठीक। इसके इंसिडेंट्स हमें मेघालय में मिले भी हैं, गारो हिल्स पे, खासी हिल्स पे। उसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास है कि भाई कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन है, कोई सिस्मिक जोन का मैपिंग नहीं किया, हमने बिल्डिंग्स बना दी। तो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, हाईली वल्नरेबल है, तो वहां पर अगर कंस्ट्रक्शन करोगे वो भी ऐसा कंस्ट्रक्शन जो कि एनजीटी प्रूफ नहीं है और उस पर कोई सिस्मोग्राफिक मैप प्रोवाइड नहीं किया गया है कि कहां पर बनना चाहिए। तो अनसाइंटिफिक माइनिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया। अब इस समय एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल गैसेज, कई जगह से हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैसेज कर रहे हैं, उससे भी अर्थक्वेक आ रहा है। एक डैम इंड्यूस्ड भी है, जैसे कोयना डैम इंड्यूस्ड है, तो डैम इंड्यूस्ड भी हमें पता है। आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस भी खराब हो गया। आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, on the rotating earth how the different type or different height and different thickness of the physiographic relief features, जो physiographic different relief features हैं वो कैसे rotating earth पे बैलेंस है, तो उनका एक अपना आइसोस्टैटिक बैलेंस है because of the exogenetic forces as well as the anthropogenic reasons। anthropogenic reason और exogenetic force की वजह से माउंटेन्स का बहुत सारा पार्ट इरोड कर दिया गया because of construction, because of बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बिकॉज ऑफ बेटर इकोनॉमिक रीच। और टूरिज्म को भी लेकर के एक सेंस है कि भाई डेवलप कर दिया हमने, डायनामाइट से माउंटेन्स को हटा दिया, तो डायनामाइट से माउंटेन को हटाया तो माउंटेन का अपना जो भार था वो, उसका जो वेट था वो कम हो गया। तो इस वजह से जहां पर वेट बढ़ता है वहां से अर्थ जो है अपना नेचुरली जो है अपने आप को आइसोस्टैटिक बैलेंस में करने का ट्राई करता है, ठीक। तो आइसोस्टैटिक बैलेंस भी हो गया। तो दीज आर द कॉजेज, जैसे माइनिंग ड्रिलिंग रख लिया। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन भी हमारे पास है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, वी कैन कनेक्ट विद द केदारनाथ ट्रेजेडी। केदारनाथ ट्रेजेडी में क्या हुआ कि लोगों ने रिवर के कोर्स तक, रिवर के बेसमेंट तक लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रखा था, और जबकि वो सिस्मिक सीवियर जोन था जहां पर सीवियर अर्थक्वेक आ सकते थे, ठीक। तो दीज आर द कॉजेज। तो आपको ये बताने हैं कि क्यों इंडिया में जो है अर्थक्वेक आ रहा है, इसके क्या क्या कॉजेज थे। नेक्स्ट क्या है कि हमें बताना है कि इम्पैक्ट क्या है। तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ इम्पैक्ट। तो आई वुड लाइक टू शेयर सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। जनरली द पीपल्स आर थिंकिंग दैट कि भाई जो अर्थक्वेक है उसका केवल नेगेटिव इम्पैक्ट है, नहीं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं अर्थक्वेक के। तो अर्थक्वेक का पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक की वजह से जो बॉडी वेव्स हैं, जो बॉडी वेव्स आर ओनली द यू कैन से दैट द एविडेंसेस व्हिच आर हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे ऑफ द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए जो बॉडी वेव्स हैं उनका नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है, और अर्थक्वेक से हमें बॉडी वेव्स के बारे में पता चलता है। एक चीज ये है। दूसरा क्या हो सकता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट में एक हो गया कि भाई वी हैव मोर नॉलेज अबाउट द बॉडी वेव्स, और थ्रू द बॉडी वेव्स हमें क्या नॉलेज होता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है।
दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे ही अर्थक्वेक आता है उससे देयर आर सो मेनी क्रैक्स हैज बीन डेवलप, बहुत सारे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं विच क्रिएट्स न्यू सोर्स ऑफ माइनिंग, बहुत सारा माइनिंग का न्यू सोर्स हो जाता है। तीसरा क्या हो सकता है कि बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक देयर इज अ न्यू टोपोग्राफी हैज बीन क्रिएटेड, दूसरे तरह की स्थलाकृति जो है, टोपोग्राफी जो है, एक तरह से मान लो कहीं पे झील बन सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, कहीं पर हो सकता है कि माउंटेन और प्लेटू जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, माउंटेन और वैली जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, ये पता चलता है। तीसरा चीज हमें क्या पता चलता है, व्हेन द अर्थक्वेक हैज बीन, you can say that कि when the earthquakes impact, because of earthquake impact क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। अब जब रॉक ब्रेक हो जाते हैं तो उनका वेदरिंग और इरोजन, वेदरिंग प्लस इरोजन बहुत फास्ट होता है, जिससे सॉयल फॉर्मेशन होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कह रहा है दीज आर द सम पॉजिटिव, कुछ फॉल्ट लाइंस भी क्रिएट हो जाती हैं जिनसे हम देखते हैं कि एक अलग तरह का इंट्रा प्लेट मूवमेंट हो सकता है, या हमें कुछ और नॉलेज जो सिस्मोलॉजिस्ट हैं वो और कुछ गेन कर पाते हैं। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सो मेनी नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो पहला नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि भाई अर्थक्वेक आता है तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज होता है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारा लाइफ लॉसेस भी हो रहे हैं, बहुत सारे इंजरीज भी हो रहे हैं। और क्या हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, उस एरिया का जो इकोनॉमिक ग्रेविटी था, जो उस एरिया का इकोनॉमिक एक्टिविटी था वो डैमेज हो जाएगा। ठीक, और क्या हो सकता है, तो लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड की वजह से अर्थक्वेक भी हो सकता है, और लैंडस्लाइड अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। और क्या हो सकता है, तो हमने देखा कि इधर सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, इन्वायरमेंटल डिजास्टर भी होते हैं, जैसे बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल लिक्विफिकेशन हो गया, सॉइल ही फिसल कर गिर गया, डिफॉरेस्टेशन हुआ, एवलांचेस बहुत सारा हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंटल और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है, क्योंकि एक तरीके से हो सकता है कहीं पर लैंडस्लाइड हो तो वहां पर एक माइक्रो बायोडाइवर्सिटी डेवलप हो जो कि एक तरीके से डैमेज हो जाए। तो इस तरह का। और क्या होता है भाई, साइकोलॉजिकल क्या है कि एक तरीके से जहां पर अर्थक्वेक का इंसिडेंट होता है वहां पर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो टेरर में आ जाते हैं, वो एक तरीके से उनके अंदर वेविंग फिनोमेना देखने को मिलता है। वेविंग फिनोमेना का मतलब है कि उनके हाथ पैर कांपने लगेंगे, उनको लगातार एक सूडो डाउट होने लगेगा कि अर्थक्वेक आ रहा है, क्योंकि कई बार वो इस तरह के चीजों को देख चुके होते हैं, तो एक सीवियर सिम्टम उनकी बॉडी के अंदर आने लगता है। दूसरा चीज क्या होगा, इकोनॉमिक लॉस हुआ है तो साइकोलॉजिकल डैमेज क्या होता है कि वी ऑल आर नो दैट कि इन दिस एरा द इकोनॉमी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो एक तरीके से उनका जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉबलेस हो जाते हैं और वो पुश माइग्रेशन की तरफ जाते हैं। तो यू हैव टू मेंशन पुश माइग्रेशन। पुश माइग्रेशन मतलब फोर्सफुली जाते हैं। यू हैव टू मेंशन दीज टाइप ऑफ पॉइंट्स। ठीक, डेमोग्राफिक चेंज, जाहिर सी बात है कि अगर एक आदमी कहीं और किसी एक एरिया से एक मूव करेगा और किसी दूसरे एरिया में आएगा तो डेमोग्राफिक चेंजेस आएंगे, स्ट्रेस बहुत सारा हो जाता है यहाँ पर। और क्या हो सकता है, फ्लड लाइक सिचुएशन आ सकता है, अगर कोई डैम है तो डैम क्रैक हो सकता है, उससे इस तरह का सिचुएशन आ सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा क्या है कि अब हम चलते हैं मिटिगेशनल स्ट्रेटजी में, कि व्हाट टाइप ऑफ मिटिगेशनल स्ट्रेटजी वी कैन, तो कौन से तरह के, मतलब एक तरह के मिटिगेशनल आपदा प्रबंधन रणनीति हम ले सकते हैं जिसकी वजह से हम इस डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम कर पाए ना। ओवरकम तो नहीं कर सकते, उसकी जो नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको रिड्यूस ही कर सकते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू मिटिगेट द अर्थक्वेक, देयर आर 3 टाइप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। पर बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस डिजास्टर मैनेजमेंट, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। 2005 से पहले हम किस पर फोकस करते थे? तो 2005 से पहले, 2005 का मतलब कब है, जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं बनी है। तो उससे पहले हमारा मेजर फोकस था रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू और रिस्पॉन्स पे। तो कह रहे हैं आफ्टर 2005 हम एक डिजास्टर साइकिल हमने बनाई कि अर्थक्वेक को मिटिगेट करने के लिए हमें 3 टायर सिस्टम चाहिए। तो यू हैव टू मेंशन आफ्टर 2005 देयर इज अ मेजर shifting, there is a paradigm shift in the disaster management policies, paradigm shift हुआ disaster management policies में, और हमने 3 stages की पॉलिसी बना ली। प्री डिजास्टर,
प्री डिजास्टर का मतलब है कि जब अर्थक्वेक नहीं आया उससे पहले ही हम अपने उस सीवियर सिस्मिक जोन को इतना मजबूत कर लें कि नेक्स्ट बार जब अर्थक्वेक आए तो हम उसको कॉन्कर करने में एक तरीके से एक्टिव और प्रोएक्टिव कॉन्करिंग हम कर पाए उसका, ठीक। तो उसके लिए क्या होता है भाई, प्री डिजास्टर या प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन, इट इज द पीरियड ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। तो क्या कर सकते हैं भाई इसमें, तो हम सबसे पहले कर सकते हैं कि भाई हमने सिस्मिक जोनिंग करनी है, सिस्मिक जोनिंग करनी है। सिस्मिक जोनिंग का मतलब है यहाँ पे हम मैपिंग करेंगे, तो सिस्मिक मैपिंग करेंगे, जोनिंग करेंगे, उस एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे इंडिया में जो सीवियर सिस्मिक जोन में है। अब उस एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यही एरिया है जिसे आपको बनाना है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें दिखानी है, जैसे यहां पर मैंने दिखाया है आपको किन्नौर वैली दिखानी है, ठीक। यहीं पर आपको कश्मीर वैली दिखानी है, कश्मीर वैली, ठीक। ये सब हाई सिस्मिक गैप्स के जोन हैं और इसी को हम बोलते हैं सिस्मिक गैप्स। सिस्मिक गैप, ये सिस्मिक गैप है वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरियाज देखने को मिलते हैं। तो इधर देखो वापस से हमने क्या देखा भाई, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट करना है तो प्री डिजास्टर में क्या होता है, पहले जोनिंग करेंगे, मैपिंग करेंगे एंड देन वी हैव टू कोडिंग दैट एरिया, स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड बनाएंगे, स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड बनाएंगे कि भाई कहां पर कौन सा प्रोन एरिया है, कौन सा सीवियर सिस्मिक जोन है जहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं कर सकता, तो सीवियर सिस्मिक जोन बनाएंगे। और क्या कर सकते हैं, जो बिल्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे वो डिजास्टर रेजिलिएंट होना चाहिए। बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, डिजास्टर रेजिलिएंट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, मास अवेयरनेस करेंगे, मास अवेयरनेस करेंगे, मास एजुकेशन की बात करेंगे, मास एजुकेशन की बात करेंगे, मास एडुकेशन की बात करेंगे, मास एडुकेशन की बात करेंगे। और क्या कर सकते हैं, मॉक ड्रिल्स करेंगे, मॉक ड्रिल करेंगे। और क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ फंडामेंटल बेसिक सिखाएंगे कि भाई मान लो अगर अर्थक्वेक आ गया तो आप इटसेल्फ आप कौन कौन से मेजर ले सकते हो अपने आप को सेव करने के, जिसमें होते हैं ड्रॉप कवर एंड फोल्ड, ड्रॉप कवर एंड फोल्ड, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो, इसके लिए ड्रॉप कवर एंड फोल्ड दिखाएंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम अच्छा करेंगे, उसके साथ साथ सायरन्स का यूज करेंगे, इमीडिएट ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। तो ये सब जो है प्री डिजास्टर हैं। और इसमें और क्या कर सकते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर भी कर सकते हैं। एनिमल के बिहेवियर में भी एक तरह का हमें चेंज देखने को मिलता है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। और क्या कर सकते हैं, प्री डिजास्टर में अच्छा सिस्टम रखेंगे तो अमाउंट ऑफ रेडान गैसेस इंक्रीज बिफोर द अर्थक्वेक केम्स। जब भी अर्थक्वेक आता है उससे पहले रेडान गैस का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। तो अगर आपका अच्छा अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, आप बहुत सारा सिस्मोग्राफिक सिस्टम अच्छा होगा, अपडेट होगा, एआई से इंटीग्रेटेड होगा, जीपीएस इंटीग्रेटेड होगा, तो आप ये कर सकते हो। पर आपको ये सब एग्जाम में पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक। इसके अलावा क्या हो सकता है भाई, सायरन कर दिया हमने, अब कह रहा है ड्यूरिंग द डिजास्टर, तो कह रहा है रिस्पॉन्स करना है। ड्यूरिंग द डिजास्टर रिस्पॉन्स क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई कहाँ कहाँ पे नुकसान ज्यादा हो गया है। तो सबसे पहले तो इमीडिएट रेस्क्यू करना है लोगों को, इमीडिएट रेस्क्यू करना है आदमी को, पहले आदमी को बचाना है। और क्या करना है, इमीडिएट फैसिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, फूड, ये सब देने हैं, बेसिक नीड्स को उनके फुलफिल करना है। और देखना है कि किसी तरीके से लेस डैमेज हो पाए, जिस एरिया में अभी लोग हैं और अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं वहाँ पे सायरन, वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम, मोबाइल से एसएमएसिंग कराना है, एसएमएस कराना है ताकि लोग निकल पाए, ठीक। अब कह रहे हैं पोस्ट डिजास्टर क्या करना है। पोस्ट डिजास्टर का मतलब होता है कि अब डिजास्टर चला गया, अब क्या करना है। तो फिर वही बात है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, अपनी वीकनेसेस को देखना है, स्ट्रॉन्ग अर्ली वार्निंग सिस्टम करना है, इंटीग्रेटेड पॉलिसीज बनानी है उसमें, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज आ जाएं, जिसमें सिस्मोग्राफर्स आ जाएं, जिसमें एनजीटी आए,
जिसमें जो इंजीनियर्स हैं बिल्डिंग्स बनाने वाले वो आ जाएं, और फिर हमें पोस्ट डिजास्टर में देखना है कि क्या क्या गलतियां की। जैसे स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स तो बनाए, पर हमने शॉक ऑब्जर्वर का अमाउंट जो है बिल्डिंग्स में अच्छा नहीं रखा, तो ये भी है। दूसरा क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल बिल्डिंग्स होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी उनकी चेक करनी है टाइम टू टाइम। रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग का चेक करना है कि कोई बिल्डिंग इतनी खराब तो नहीं थी कि जितना अर्थक्वेक आया नहीं उससे ज्यादा डिजास्टर हो गया, तो वॉचिंग एंड रिव्यूइंग द रेट्रोफिटिंग ऑफ द बिल्डिंग्स वो करना है। इसके साथ साथ सायरन सिस्टम और अच्छा करना है, हॉस्पिटल्स करने हैं, उनके लिए जो जिनका इकोनॉमिक लॉस हुआ है उनके लिए इमीडिएट और ग्रेजुअल और रैपिड, ग्रेजुअल प्लस रैपिड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे तब जाकर के वहां पे फिर से रिहैबिलिटेशन हो पाएगा, और वहां से लोग पुश माइग्रेशन की जगह पुल माइग्रेशन की तरफ आएंगे। और फिर हमें देखना है कि वहां पर कौन कौन से जोन है जहां पर नो कंस्ट्रक्शन जोन बनाने हैं, कि वहां पे कोई काम नहीं किया जा सकता। अब इन सब के बाद ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, इसके बाद आपका कंक्लूजन है कि कंक्लूजन में क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि देखना है कि आखिर में इतना बड़ा अर्थक्वेक आ रहा है तो हम इसे हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं बिकॉज वी आर अनेबल टू implemented the multi-layered प्रोग्राम और multi-layered कनेक्टिविटी। हमारे पास multi-layered और इंटीग्रेटेड कोई प्रोग्राम नहीं है डिजास्टर को, अर्थक्वेक के डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब होता है मल्टीपल एजेंसी जो हैं अपने एक दूसरे से इंटीग्रेट हो, जैसे इसरो हो गया, IITs हो गई, DRDO को ले लिया जाए, GPS सिस्टम अच्छा किया जाए, और लोकल जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, इन सब को मिला करके एक इंटीग्रेटेड पैनल बनाया जाए, ताकि कल को लोकल एरिया में अगर कोई डिजास्टर हो रहा है तो उसको जाकर के लोकल लोगों को ही सबसे पहले फेस करना है, तो लोकल लोगों को ही इतना अवेयर किया जाए, उनको इतना सिस्मोग्राफिक नॉलेज दिया जाए, उनके एरियाज में बताया जाए कि कौन कौन स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड फॉलो कराया जाए और कौन कौन सा एरिया है जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक मैंने आपके लिए एक आंसर लिख भी दिया है कि अर्थक्वेक इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर कॉज्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी, फॉल्ट लाइंस एंड ह्यूमन इंटरवेंशन। They lead to the massive destruction, but effective disaster management strategies such as the earthquake resistant construction, early warning system, and community preparedness can significantly reduce their impact. A proactive approach is a key to saving life and minimizing the economic loss. उसके अलावा एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया जिसमें हमें मल्टी लेयर्ड सिस्टम डेवलप करना है। ओके, discuss the major factors influencing the location of industries in India, illustrate with examples of important industrial region। देखें जब ये क्वेश्चन है तो we have the simple strategy, हमारे पास एक simple strategy क्या है भाई कि firstly find out the demand of the question, demand of the question को find out करना है। demand of the question क्या कह रहा है कि find out करो, find out the मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में हमें 3 फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। पहला क्या है, इस क्वेश्चन का टेल वर्ड क्या है एंड हाउ मेनी टेल वर्ड्स हैज बीन यूज्ड, कितने टेल वर्ड्स यूज किए गए हैं और कितने हैं। तो देखो इधर एक पहला टेल वर्ड है डिस्कस, एंड वी हैव मेंशन अर्लियर वीडियोस की टेल वर्ड्स का रोल क्या होता है। टेल वर्ड्स गिव यू द डायरेक्शन कि भाई किस डायरेक्शन में जो क्वेश्चन है उसको जाना है। दूसरा क्या है, इलुस्ट्रेट, दूसरा टेल वर्ड है हमारे पास इलुस्ट्रेट। इलुस्ट्रेट, इलुस्ट्रेट का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द थिंग्स। और फिर हमारे पास है प्राइमरी कीवर्ड्स, एंड देन वी हैव फाइंड आउट द सेकेंडरी keywords. So we have the primary keyword is the major factor influencing the location of industries in India. This is the primary keyword, and then with example of the important industrial region. तो दूसरा क्या है, important हमें industrial region find out करना है और यहाँ पे बताना है major factors. So before we are going to start the question, I have to mention in a very short form कि इंडस्ट्री होती क्या है। What is industry? तो industry is a functional unit where something is manufacturing and trade and communication or selling and purchasing is
एग्जिस्टिंग, सेलिंग और परचेजिंग कहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्री है जहां पर कुछ भी फिजिकल बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं रॉ मटेरियल में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्री। कह रहा है द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्री, जैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कह रहा है कि वाई इंडस्ट्रीज आर लोकेटिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेसेस, क्यों इंडस्ट्री जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लोकेट है, तो कह रहा है बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स। तो ये जो है इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे और देखेंगे कि भाई द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। पहले तो हमें लोकेशन, व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट लोकेशंस, हम लोकेशन को चुने ही क्यों, व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट लोकेशंस। इंडस्ट्री के लिए लोकेशन का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है, व्हाई, बिकॉज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, maximize the profit. The basic aim and objective of location, of finding the better location, finding the optimum location, उसके लिए मेजर थिंग क्या है कि टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो इसका मतलब है कि ऑप्टिमम लोकेशन हमें देखना पड़ेगा। पर कहना है कि ऑप्टिमम लोकेशन के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं किसी के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। ठीक, तो आओ जरा देखते हैं। तो कह रहा है कि ये इंट्रो है, आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो लिखा है द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स एंड नॉन फिजिकल फैक्टर्स। तो व्हाट इज फिजिकल फैक्टर एंड व्हाट इज नॉन फिजिकल फैक्टर्स क्या है, तो जरा देखो भाई यहाँ पर हमने पहले से बना रखा है, आई हैव अर्लियर मेंशन दैट कि भाई ये क्या है। तो मेजर फैक्टर्स पूछ रहे हैं, फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है भाई, जैसे कहीं पर क्लाइमेट, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि क्लाइमेट भी किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन को एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे मान लो कॉटन है, तो कॉटन इंडस्ट्री है जो ह्यूमिड क्लाइमेट का डिमांड करती है। जूट है तो ह्यूमिड क्लाइमेट का, वेट क्लाइमेट का डिमांड करते हैं, तो इन्हें ड्राई क्लाइमेट्स में नहीं किया जा सकता, नहीं तो इनके जो टिश्यू होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे इजिली और उनका जो प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि क्लाइमेट इज अ मेजर फैक्टर, पर दीज आर द फैक्टर्स आर नेचुरल फैक्टर्स और यू कैन से दैट द फिजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट टोपोग्राफी और द फिजियोग्राफी, कहीं पर माउंटेन है तो कहीं पर माउंटेनियस एरिया है, इसका मतलब है कि वहां पर इंडस्ट्री के लिए सुटेबिलिटी नहीं है क्योंकि वो एरिया एक्सेसिबल नहीं है और बहुत टफ टेरेन है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी जो होता है मतलब कहीं पर जो जल तंत्र है वो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, आप देखते हो कि कोई भी इंडस्ट्री, जैसे टिस्को को देखो तो टिस्को जो है वो भी सुवर्ण रेखा रिवर के कॉर्नर पे है, मतलब हाइड्रोलॉजी जरूरी है, मतलब वहां पर वाटर का सप्लाई और वाटर लेवल अच्छा होना चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर में मैंने लिखा है कि सॉइल एंड वेजिटेशन। सॉइल एंड वेजिटेशन हम लोग को पता है कि अगर मान लो शुगर केन इंडस्ट्री है या कॉटन इंडस्ट्री है तो उसके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, शुगर केन इंडस्ट्री के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ठीक, तो फिर है नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जैसे मान लो हमें कोई हैवी इंडस्ट्री लगाना है तो उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर लोकेशन पे होंगे, तभी उस पर्टिकुलर लोकेशन को वी हैव टू चूज फॉर द इंडस्ट्रियल सेटलमेंट। इंडस्ट्रियल सेटलमेंट के लिए हम उसको पिक करेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the non-physical factors. Nowadays non-physical factors are more important than the physical factors because with the passage of time technology has been developed. ये सब आपको लिखना है, because with the passage of time technology has been developed and the dynamics of the industrial influence has been changed, and because of this reason the non-physical factors are came into non-physical factors are playing the vital role for the settlement or setting the location of इंडस्ट्री। ओके, नॉन फिजिकल फैक्टर्स में पहले है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री लगानी है तो भाई कैपिटल होना चाहिए, आपको देखना है कि कैपिटल होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, लेबर होने चाहिए, और दो तरह के टाइप के लेबर भी होने चाहिए, स्किल्ड लेबर भी होना चाहिए, अनस्किल्ड लेबर भी दोनों चाहिए। तीसरी चीज क्या है, रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, मतलब कच्चा माल जिस जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो उस तरह के मटेरियल के लिए कच्चा माल होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन का बेटर फैसिलिटी होना चाहिए, मतलब रेल हाईवेज रोड इन सब का बेटर कनेक्टिविटी हो ताकि एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए।
फिर एनर्जी सप्लाई, मतलब इसका मतलब है वहां पर अगर मान लो कहीं इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए उस एरिया का, ठीक। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो नए नए जो इंडस्ट्रीज हैं वो कौन लगाएगा, कौन रिस्क लेगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इससे बढ़ती है। इसमें कुछ साइड फैक्टर्स भी होते हैं, साइड फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट भाई। साइड फैक्टर्स में एक्सेसिबिलिटी और लोकेशन दोनों है। एक्सेसिबिलिटी मतलब वहां तक कितना इजीली लोग पहुंच सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये कैसा इंडस्ट्री होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो होता है वो एक तरीके से वेट लूजिंग इंडस्ट्री है और एक तरीके से लाइट वेटेड इंडस्ट्री है, तो वो नियर दी मार्केट है। अगर मान लो कोई हैवी इंडस्ट्री है पर उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मान लो वो लद्दाख के रीजन्स में है, तो वहां पर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि वो लोकेशन अच्छा नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी और लोकेशन भी हमें देखना है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर। जैसे कल्पना करो कि आपको मैं कई बार बताता हूँ कि पॉलिटिकल फैक्टर्स में एक फैक्टर है, जैसे कलकत्ता में इंडस्ट्री तो लगी, पर इंडस्ट्री लगने के साथ साथ वहां हमने क्या देखा कि वहां पे बहुत सारा जो लेबर था, लेबर यूनियंस बन गए। बहुत सारे लेबर यूनियंस बनने की वजह से क्या हुआ, हमने वहां पर देखा कि वहां पर इंडस्ट्री चल नहीं पाई। कहीं पर अगर सोशलिस्ट पावर बहुत सारे स्ट्रांग हो जाते हैं और मार्क्सिस्ट पावर बहुत सारे स्ट्रांग हो जाते हैं, तो ऐसा ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या होगा, फिर हमने देखा पॉलिटिकल फैक्टर्स में और क्या, गवर्नमेंट का सपोर्ट, हाउ गवर्नमेंट इज इनिशिएटिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स, कैसे गवर्नमेंट उस चीज को पुश कर रहा है, और कैसे गवर्नमेंट जो है कुछ तरह के सब्सिडीज प्रोवाइड करता है इन द प्राइवेट प्लेयर्स। यू हैव टू मेंशन these points. Institutional factors हैं, institutional factors are like वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसा कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कैसा सपोर्ट कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए किस तरह का रोल और कंट्रीब्यूशन दिया है। तो these type of factor also you have to mention. And then the dynamic factors of the institutional factors. Dynamic factors are the other factors which are necessary and required for the location of industry. Dynamic factors में गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं और नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब है। नेक्स्ट क्या आप नेक्स्ट में देखें, जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन इट विल क्रिएट ग्रेविटी इन योर आंसर, ये आपके आंसर में ग्रेविटी क्रिएट करेगा। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है कि किस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, नेचुरल एडवांटेजेस। Every area, if we pick the industrial location for the industrial location, कुछ एरियाज में नेचुरल एडवांटेज है, लाइक छोटा नागपुर प्लेटू, क्या है भाई, आयरन ओर मिल रहा है, ठीक, और क्या मिल रहा है, तो हमारे पास मैग्नीज है, बॉक्साइट है, हमारे पास कोल है, और वहीं पे रिवर का फैसिलिटी भी है, इसका मतलब है नेचुरल एडवांटेज है। उसके साथ साथ क्लोज विसिनिटी टू द पोर्ट्स हैं, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्वायर्ड एडवांटेजेस क्या हैं, कि जैसे मान लो एक्वायर्ड एडवांटेज का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई एरिया पे कोई नेचुरल रिसोर्स था, उसी के साथ वहां पर टाटा ने कोई प्लांट लगा दिया, कोई इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, कहीं पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे अच्छा सा बन गया, तो इसे बोलते हैं एक्वायर्ड एडवांटेजेस। फिर नेक्स्ट क्या है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि उसमें व्हेन द एरिया हैव मोर देन 2 मेजर इंडस्ट्रीज, अगर किसी एरिया में मोर देन 2 मेजर इंडस्ट्रीज लग जाएं या मोर देन 3 मेजर इंडस्ट्रीज लग जाएं, तो उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव एडवांटेजेस या इफेक्ट। एग्लोमरेशन इफेक्ट भी हो जाता है, जैसे जैसे इंडस्ट्री का साइज बढ़ेगा और मेजर इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे सब इंडस्ट्रीज और पैरासाइटिक इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रियल रीजन बड़ा होता चला जाएगा। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल इनर्शिया, दिस इज द न्यू टर्म। ज्योग्राफिकल इनर्शिया क्या होता है, geographical inertia is something when the industrial development has been done and the primary factors are silent, प्राइमरी फैक्टर्स जो हैं वीक हो जाएं। मान लो कहीं पर जैसे कलकत्ता था, कलकत्ता का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ कि भाई वो कॉलोनियल कैपिटल था, वहां पर रॉ मटेरियल था, कलकत्ता जो पोर्ट था वो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट उस टाइम पे था, पर वो सब इनिशियल फैक्टर्स अब आज नहीं है, फिर भी ज्योग्राफिकल इनर्शिया है, मतलब अब वहां पर इकोनॉमिक इमोबिलिटी आ गई है, कोई पैसा हटा करके वहां से दूसरी जगह कोई इंडस्ट्रियल रीजन नहीं डेवलप करेगा, बिकॉज देयर इज अ ज्योग्राफिकल इनर्शिया इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं, इन सब बातों को थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में लिखना है। और नेक्स्ट हम आ रहे हैं कि देखो नेक्स्ट उस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि भाई इंडस्ट्रियल रीजन्स भी बताओ, कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन हैं, तो मैंने कुछ इंडस्ट्रियल रीजन आई हैव टू मेंशन
जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन है, तो दिल्ली एनसीआर रीजन क्या है भाई, मार्केट बेस्ड है, मार्केट बेस्ड इंडस्ट्रियल रीजन है। अगर मान लो यहाँ पे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहीं पे, अब दिल्ली भाई इंडस्ट्रियल लोकेशन का इसका फैक्टर क्या है, दिल्ली तो एक तो कैपिटल है, दूसरा चीज क्या है, दिल्ली कैपिटल के साथ साथ बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब है, बहुत सारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स हैं, तो इस तरह का फैक्टर्स था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, गुड्स एंड सर्विसेज का इंडस्ट्री है। अब कोलकाता हल्दिया रीजन, तो यहाँ पर क्या है, तो कोलकाता हल्दिया रीजन में आप देखो तो यहाँ पर हमको देखता है कि पेट्रोकेमिकल्स हैं, यहीं पर हमको देखता है कि जूट प्रोडक्शन है, इसी पर भूटान और नेपाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का ट्रेड डिपेंड करता है। ठीक, फिश प्रोडक्शन के लिए जैसे छोटा नागपुर प्लेटू है तो हैवी इंडस्ट्रीज के लिए है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, यहीं पर आपको मैग्नीज बॉक्साइट इनसे बेस्ड कटलरी इंडस्ट्री है, टायर इंडस्ट्री है, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं। मुंबई में आओ तो आपको पता है कि मुंबई नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, इस मुंबई नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन क्यों डेवलप हुआ, तो देखा हमने कि भाई ये हमारा इकोनॉमिक कैपिटल है, यहीं पर आपका शेयर मार्केट का सेंटर है, यहीं पर फिल्म इंडस्ट्री है जिसे बॉलीवुड बोल रहे हैं, यहीं पर आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, यहीं पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, यहीं पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। तो दीज आर द एग्जांपल्स यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर एंड नाउ देन आई हैव टू गो विद द कंक्लूजन। मैंने थोड़ा बड़ा कंक्लूजन लिखा है इसलिए ताकि आपको ये समझ में आए कि भाई आखिर में बात क्या क्या लिखनी है। तो कंक्लूजन लिखते समय वही जो सारी बातें हमने पहले की हैं, यू हैव टू मेंशन ऑल द थिंग्स एज वेल इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। तो कैसे लिखोगे भाई कि इंडस्ट्रियल लोकेशंस इन द ट्रेडिशनल, इन द पास्ट एरा, द इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर बेसिकली बेस्ड ऑन, हैवी इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन near the raw material and light weighted industries are near the market. But because with the passage of time the geopolitical scenario has been changed and the dynamic factors are playing the vital role for the industrial location. तो इस तरह का कुछ आप sum up कर दोगे। Look at the question, analyze the distribution of major water resources in South and Southeast Asia and how do transboundary water dispute impact the regional cooperation. So before we are going to start the question, firstly we are going to decode the question, decode the question, question को decode कर रहे हैं। सबसे पहले देखो भाई कह रहे हैं analyze, तो firstly find out how many tail words, कितने tail words हैं, तो पहला word है analyze, analyze पहला वर्ड है एनालाइज। और क्या कह रहा है नेक्स्ट, हाउ डू ट्रांसबाउंड्री कोऑपरेशन, हाउ डू ट्रांसबाउंड्री वाटर डिस्प्यूट इम्पैक्ट द रीजनल कोऑपरेशन। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट इज अनदर टेल वर्ड, ये भी बताना है। ठीक, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इट इज प्राइमरी की वर्ड, प्राइमरी की वर्ड, ये क्या है, distribution of major water resource in South and Southeast Asia, in South and Southeast Asia, ये भी एक कीवर्ड्स ही हैं। कीवर्ड्स को पहले फाइंड आउट करना है, तो पहले कह रहा है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, दूसरा है साउथ ईस्ट एशिया। हाउ डू ट्रांसबाउंड्री, हाउ डू ये भी एक टेल वर्ड है, टाइप ऑफ टेल वर्ड। हाउ डू ट्रांसबाउंड्री, ट्रांसबाउंड्री इज अनदर कीवर्ड, ट्रांसबाउंड्री कीवर्ड है, ट्रांसबाउंड्री, ट्रांसबाउंड्री। वाटर डिस्प्यूट अनदर कीवर्ड, वाटर डिस्प्यूट। इम्पैक्ट द रीजनल कॉपरेशन, रीजनल कॉपरेशन इज अनदर कीवर्ड। देखें ये क्वेश्चन क्या है ना, इसको डिकोड करना था क्वेश्चन को पहले। एनालाइज, तो हमने क्या किया डिकोडिंग में, पहले टेल वर्ड को फाइंड आउट किया, एनालाइज कुछ टेल वर्ड्स हैं, एनालाइज हैं, हाउ डू ये भी है, और इम्पैक्ट एक अनदर टेल वर्ड है। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर रिसोर्सेज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। व्हेनेवर द टर्म मेजर वाटर रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर रिसोर्सेज, तो जब भी वाटर रिसोर्स का मतलब क्या होता है,
water resource is something which is naturally found and naturally occurring like lake, river, glaciers. तो ये सब जो है नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं. वी ऑल आर नो दैट कि आवर अपकमिंग थर्ड वर्ल्ड वॉर इज बेस्ड ऑन वाटर स्ट्रेस और बिकॉज ऑफ वाटर. बहुत सारे जो हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बता चुके हैं कि जो नेक्स्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन वाटर रिसोर्सेज और वाटर क्राइसिस. और इंडिया आफ्टर 2000 वाटर स्ट्रेस कंट्री डिनोट किया जा चुका है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको इसको देखना है कि एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर रिसोर्सेज. सो भाई हमने पहले देख लिया कि वाटर रिसोर्स क्या है. अब इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि मेजर वाटर रिसोर्सेज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. लेट मी फर्स्टली टॉक अबाउट कि साउथ में हाउ मेनी कंट्रीज आर. कितनी कंट्रीज साउथ में आती हैं. तो एक है आपका इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश. ये जो आपकी कंट्रीज हैं ये साउथ की कंट्रीज हैं. साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं. साउथ ईस्ट एशिया. जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको अच्छे से ब्रेक करना है. अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से ब्रेक करेंगे तो यू हैव टू इजीली रिकॉग्नाइज एंड यू कैन इजीली एनालाइज व्हाट क्वेश्चन डिमांड्स फ्रॉम यू. क्या क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है. तो साउथ ईस्ट एशिया में क्या है भाई. तो जैसे म्यांमार आ गया, थाईलैंड आ गया, लाओस आ गया, कंबोडिया आ गया, वियतनाम आ गया, फिलीपाइन आ गया. तो ये सब कंट्रीज, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सब कंट्री जो हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं. तो देखो हमें एक बात क्लियर हो गई कि भाई साउथ में बताना है मेजर वाटर रिसोर्सेज को और साउथ ईस्ट एशिया में बताना है. तो और आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, आप बता सकते हो. देखो यहाँ मैंने एक इंट्रो लिख रखा है पर फिर भी मैं आपको एक इंट्रो बताता हूँ कि जब भी पूछे कि मेजर वाटर रिसोर्सेज, एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर रिसोर्सेज, तो आपको बताना है कि इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट वाटर इज अ essential for the development of overall development of agriculture, hydroelectric power potential, irrigation, supply of water, forestation, सब के लिए जरूरी है वाटर. तो यहाँ पर देखो मैंने एक आपके लिए इंट्रो लिख रखा है कि वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. क्यों है. बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन. We all are know that कि India have the largest population in the world from the latest data. तो क्या कह रहा है. Water is one of the most critical resources in South and Southeast Asia, supporting agriculture, hydropower, industries, irrigation, drinking water needs for the billions of the people. However, the unequal distribution, यही दिक्कत है यहाँ पे. Unequal distribution, water resources का unequal distribution है. And it will create unequal distribution, it will create a lot of dispute amongst, and it will create the regional tension amongst the country which are sharing, because most of the rivers are originating from the Himalayan region, from the Tibetan region, and the rivers are almost, they are transboundary rivers which are flowing more than one or two countries and which will create tension. Okay, and which led to the affect the regional cooperation. Climate change and transboundary river dispute have created tension among the nation affecting the regional cooperation. तो इसमें हमने ये बता दिया आपको इंट्रो में कि भाई कैसे मेजर वाटर रिसोर्सेज क्या क्या हैं और वो कैसे रीजनल कॉपरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में. तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पता चल गया. पहले क्या पता चला, यहाँ देखो, लुक एट द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट कि क्या क्या हमें यहाँ पे पता चला क्वेश्चन में. देखिए सबसे पहले पता चला कि भाई एनालाइज करना है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर रिसोर्सेज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, हाउ डू ट्रांसबाउंड्री वाटर डिस्प्यूट इम्पैक्ट द रीजनल कॉपरेशन. इसका इंट्रो देख लिया, इसको डिकोड कर लिया. अब कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर रिसोर्सेज. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं पहले तो देखते हैं. देखो अभी हमने बताया अर्लियर, आई हैव टू मेंशन कि मेजर वाटर रिसोर्सेज आर सिचुएटेड इन most of the major source of water is situated in Himalayan region which is known as the third pole of the world. तो Himalayan region से most of the rivers originate हो रही हैं. They are originating from the Tibetan Himalayas से. तो अगर Tibetan Himalayas से
ओरिजिनेट हो रही हैं, तो यही एक जो है डिस्प्यूट का रीजन भी है, और यही जो है वाटर क्राइसिस और वाटर शेयरिंग का भी रीजन, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स का भी रीजन होगा। तो पहले फाइंड आउट करते हैं। तो क्या रहा है कि यहाँ देखो पहले से लिख रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर रिसोर्सेज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर तुम साउथ में देखोगे तो जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी हैं। अगर हम चाइना की तरफ देखें तो चाइना की तरफ हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर है विच पास थ्रू विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द, you can say that, which originates from the China or the Tibetan Himalayas and moving and crossing Arunachal and enter into the Bangladesh। तो देखो ये 3 कंट्रीज से होकर के जा रहा है। ऐसे आप तिस्ता को ले लो, तिस्ता रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम भूटान, और भूटान से मूव करके वो जो है एंटर कर रहा है आसाम, और आसाम से फिर बांग्लादेश। ऐसे ही आप गंगा को देख सकते हो कि गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी गंगोत्री ग्लेशियर फ्रॉम यूके, मतलब उत्तराखंड, और वो वहां से मूव करते हुए आपका एंटर कर रही है बांग्लादेश में थ्रू बंगाल। अगर आप नेपाल में देखें तो जो काली रिवर है, वो जिसको हम शारदा रिवर कहते हैं यूपी में, तो वो भी एक डिस्प्यूट का रीजन है। तो आप देखोगे जो ट्रांस बाउंड्री रीजन्स हैं वो डिस्प्यूट के रीजन है। मेजर, पहले क्या बताना था क्वेश्चन में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर वाटर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस को समझो। पहले हमने क्या बताया कि कौन कौन सा इन्हें मैप के थ्रू भी आप दिखा सकते हो। जैसे लेट मी शो यू ऑन दी मैप, कि भाई मैप में हम दिखाते हैं इनको। तो एक हम मैप ले लेते हैं वर्ल्ड का, जिसमें हमको वर्ल्ड के मैप में थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये देखें, ये आपका आ गया। ये हमने एक पिक्टोग्राफिक मैप बना दिया। अब यहाँ पर हम जो है कुछ कुछ वाटर सीरीज को दिखा दे रहे हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यही है हिमालयन रीजन, जहाँ से ये देखो ये एक इंडस जा रही है, ये आप गंगा दिखा सकते हो, यहीं से आप जो है ब्रह्मपुत्रा को एंटर करा के दिखा सकते हो। ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्रा, ये हो गया गंगा, ये है आपका इंडस, और इसी के आसपास से आप जो है यहाँ से आप एक मेकॉन्ग रिवर भी दिखा सकते हो। मेकॉन्ग रिवर जो साउथ ईस्ट एशिया में जाएगी, और यहीं पे आप चायो फ्राया रिवर को दिखा सकते हो, और यहीं पे आप यहाँ पे आसपास से आप एक रिवर दिखा सकते हो साल्विन, और यहीं पर आप एक रिवर दिखा सकते हो इरावडी। इरावडी, तो ये हो गया साल्विन, ये है इरावडी। तो देखो ये हमने एक मैप बना करके दिखा दिया कि कौन कौन से रिसोर्सेज वाले रीजन हैं जो वाटर रिसोर्सेज के रीजन है। तो ये मेजर वाटर रिसोर्सेज के रीजन हो गए। तो यहाँ पर एक बार फिर हम मैप पर आएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर रिसोर्स इन साउथ एशिया, तो इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, मेकॉन्ग, इरावडी, साल्विन, चायो फ्राया एंड रेड रिवर, इतने सारे रिवर्स हैं। अब देखो जैसे हिमालयन रिवर सिस्टम में मेन रिवर सिस्टम क्या है, इंडस है, इंडस है, गंगा है एंड ब्रह्मपुत्र है। तो इंडस रिवर सिस्टम आप जानते हो कि इंडस मेजर जो है इरिगेशनल फैसिलिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल, ये सब प्रोवाइड कराता है, इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के बीच में। गंगा रिवर सिस्टम, इट इज अ लाइफ लाइन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये बताने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल्सो द लाइफ लाइन ऑफ बांग्लादेश। और ब्रह्मपुत्र, इट क्रॉसेस अरुणाचल, इट पासिंग थ्रू चाइना, कामा इंडिया, और कामा बांग्लादेश। ये देखो ये 3 कंट्रीज से ये भी जा रहा है, तो ये भी एक मेजर वाटर रिसोर्स है। इसका मतलब है कि अगर इन पर किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा, इनका पीस, इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से हैम्पर होगा, तो ये रीजनल कोऑपरेशन में दिखेगा, उसमें रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि अगर जैसे मान लो हम देखते हैं कि चाइना इज बिल्डिंग अ मेजर डैम टू थर्ड, या यू कैन से दैट 2/3 मोर देन इट्स लार्जर डैम, जो चाइना का लार्जेस्ट डैम उसका 2/3 टाइम मोर बड़ा डैम हम जो चाइना बिल्ड कर रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ये इंडिया का मेजर कंसर्न है। तो ये रीजनल कोऑपरेशन को दिखाएगा।
क्यों? क्योंकि हमने अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में देखा है कि अरुणाचल में 35% ग्लेशियर सिंकिंग हो गया है। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर फेसिंग वाटर स्ट्रेस, और उसमें अगर चाइना जो है बिल्ड करता है लार्जेस्ट डैम को, तो जाहिर सी बात है कि वो इन्फ्लुएंस करेगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को, वाटर पर क्यूबिक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वी आर लाइजिंग इन द मानसूनल क्लाइमेट। मानसूनी क्लाइमेट में हम लाइज करते हैं, या पूरा साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशियन कंट्रीज मानसूनी क्लाइमेट में लाइज करता है। तो इसका मतलब है आवर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज in the rainy season or the monsoon period, from you can say that from June to September या अक्टूबर तक, इसी पीरियड में हमारा 80% रेनफॉल है। तो इसका मतलब है कि इस टाइम पे वाटर सफिशिएंट है, तो चाइना बहुत सारा पानी छोड़ देगा तो फ्लड हो सकता है। ठीक, ऐसा ही हर कंट्रीज के साथ सेम इशू है। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो है सबसे पहला रीजन तो हुआ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर रिसोर्सेज हैं। ठीक, अब मुझे बताओ, अगर मान लो इन सारे रिवर्स हैं, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है और आपका गंगा है, अगर इस पर वाटर स्ट्रेस होगा तो जाहिर सी बात है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होगा। इट विल लीड टू दी एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल का नेचर हो जाएगा, समझ पा रहे हो? तो इस तरह की भी चैलेंजेस हैं, मल्टीपल चैलेंजेस हैं। अब यहाँ आओ तो साउथ ईस्ट एशिया में मेकोंग रिवर है, तो हमने देखा कि चाइना वर्सेस लोअर मेकोंग कंट्रीज के बीच में अपना टेंशन है, और यहाँ पर चाइना जो है डोमिनेट करता है। इरावदी रिवर के साथ भी यही इशू है कि इरावदी रिवर जो है एक तरीके से म्यांमार और थाईलैंड के बीच में एक इशू बना हुआ है। साल्विन रिवर भी, चायो फ्राई रिवर जो है कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के बीच में इशू बना हुआ है, और सेम रेड रिवर के साथ भी है। तो ये एक मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो कह रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर डिस्प्यूट ऑन द रीजनल कॉर्पोरेशन, देयर आर लॉट ऑफ इम्पैक्ट। तो हमने एक थोड़ा सा आपको लाइन दिया यहाँ पे कि मेनी मेजर rivers in South and Southeast Asia cross nation borders, leading to the water sharing conflicts between upstream and downstream countries। ये वाटर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आए क्यों, टेंशन क्यों आया? क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वी आर फेसिंग द क्लाइमेट चेंज। हम क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं, और अगर हम क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि द रेट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग एंड द लेक्स आर श्रिंकिंग, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इज एक्सट्रैक्टिंग unscientific and you can say that at that exhaustile level, इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर डेप्लेशन भी हो चुका है, ग्लेशियर भी सिंक कर रहे हैं। तो एक वाटर क्राइसिस है, और उसके साथ साथ ये और ज़्यादा खराब और ज़्यादा यू कैन से दैट कि हिलेरियस हो जाता है तब जबकि आपके पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो और आपका पूरा इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पे, और आप जो है एक डेवलपिंग कंट्री हो, आपके डेवलपमेंट के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल की जरूरत हो। ये और ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाता है, और साउथ ईस्ट और साउथ एशिया की कंट्रीज के लिए ये तो बड़ा ही ज़्यादा एक तरीके से फ्यूरियस थिंग्स हैं। अब इधर आ जाओ, साउथ एशिया डिस्प्यूट्स हमने देख लिया है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर डिस्प्यूट है। हम जानते हैं कि जो इंडस में चेनाब है, रावी है, चेनाब, रावी और झेलम, इसका वाटर जो है 80% पाकिस्तान यूज करता है, और जो सतलज, ब्यास, इनका इंडिया करता है। तो ये एक तरह का डिस्प्यूट है। बार बार आप देखते हो कि किशनगंगा रिवर पे और रतले डैम प्रोजेक्ट पर और किशनगंगा डैम प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान क्वेश्चनिंग करता है, और वो कहता है कि जितना सफिशिएंट वाटर, केवल 20% वाटर रोकना था इंडिया को, और इंडिया जो है इस पावर का मिसयूज करता है। इंडस डिस्प्यूट है, इंडस वाटर ट्रीटी। ऐसा ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जैसा आप जानते हो कि गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में हुआ था, और जो कि फरक्का बैराज पर जो है एक एग्रीमेंट किया गया, और उसके बाद हम लोगों ने शेयरिंग ऑफ वाटर किया। पर अभी तीस्ता रिवर पर हो नहीं पाया। आप जानते हो कि हमारे यहाँ जो वाटर ट्रीटीज़ हैं उसमें स्टेट को भी ठीक ठाक पावर दिया गया है। तो एक तरीके से आप देखते हो कि हमेशा वेस्ट बंगाल जो है तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर के थोड़ा सा डरा हुआ टाइप का रहता है, और ज़्यादा ओपननेस नहीं दिखाता बांग्लादेश को लेकर के, वाटर शेयरिंग को लेकर के। उनको लगता है कि हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल हैम्पर होगा, और हमारा सस्टेनेबल जो ग्रोथ है वो भी थोड़ा सा डैमेज होगा। इंडिया नेपाल के साथ आप लोगों ने अपकमिंग में देखा होगा, जैसे काला पानी है, तो एक तरीके से काला पानी मैं कह रहा हूँ, सॉरी, काली रिवर है। तो काली रिवर है, और हम कोसी रिवर का भी देखते हैं।
तो कोसी रिवर पर भी एक डिस्प्यूट है, कोसी रिवर पे, सप्त कोसी रिवर्स पर डिस्प्यूट है। हमने देखा है कि वाटर शेयरिंग जो है इसमें डिस्प्यूट है कि फ्लड जो है एक तरीके से एंथ्रोपोजेनिक फ्लड भी है, इंटेंशनल फ्लड भी है, हाँ। और इस वजह से हम नेपाल और इंडिया के बीच में एक तरीके से वाटर शेयरिंग को लेकर के डिस्प्यूट देखते हैं। काली रिवर पर तो एक लंबा डिस्प्यूट है उसके प्रोजेक्ट्स को लेकर के, डैम प्रोजेक्ट्स को लेकर के। इंडिया भूटान वाटर डिस्प्यूट भी है। इंडिया भूटान वाटर डिस्प्यूट में सबसे बड़ा डिस्प्यूट तो यही है कि जो तीस्ता रिवर है उसके वाटर को लेकर के, सनकोसी रिवर के वाटर को लेकर के इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हैं। अब इंडिया चाइना पर आते हैं। तो अभी आपको मैंने मेंशन किया कि जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके वाटर को लेकर के डिस्प्यूट है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि अगर चाइना ने डैम को बिल्ड कर लिया तो उससे क्या होगा कि वो जब उनके पास सरप्लस वाटर होगा तो दे कैन रिलीज सरप्लस वाटर एंड इट कैन कॉज फ्लड, हैवी फ्लड, और ये डैमेज कर सकता है। एक तरीके से सेंसिटिव टोपोग्राफी है और ये ज़्यादा सेंसिटिव तब हो जाता है बिकॉज इंडिया इज लाइजिंग इन द फॉल्ट लाइन जोन और सीवियर सिस्मिक जोन्स। इंडिया का जो हिमालयन रीजन है वो सीवियर सिस्मिक जोन्स पे है। उस पर इतना बड़ा अगर डैम बिल्ड किया जाता है तो उसके ब्रेकिंग से बहुत सारा फ्लड और कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर्स आ सकते हैं। तो इंडिया का अपना एक कंसर्न ये भी है। अब कह रहा है कि ये सारी बातों के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ वाटर डिस्प्यूट्स अफेक्ट द रीजनल कॉपरेशन। पहले तो वो क्या करते हैं, डिप्लोमेटिक टेंशंस को बढ़ा देते हैं। डिप्लोमेटिक टेंशन का मतलब है कि भाई अगर मान लो हमें किसी बात पर इशू है तो हम कैसे रीजनल कॉपरेशन की बात कर पाएंगे। इंडिया तो पंचशील एग्रीमेंट की कंट्रीज हैं, पंचशील में बिलीव करता है, तो एक डिप्लोमेटिक टेंशन हो जाता है। डिप्लोमेटिक टाइज या इकोनॉमिक टाइज होने में दिक्कत होती है और जाहिर सी बात है कि अगर आपको बॉर्डर डिस्प्यूट है तो रीजनल कॉपरेशन अच्छा नहीं होगा, और रीजनल कॉपरेशन नहीं होगा तो सस्टेनेबल ग्रोथ आप नहीं कर सकते हैं। और in this era the growth cannot be depend only the country, it will depends also in the neighboring countries behavior and cooperation। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। impact on economic projects and development, जैसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है because of the so many neighboring countries have conflict with China and they are saying that the intention of China is not good। फूड एंड वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस हो जाएंगे। फूड एंड वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस इज बेसिकली कनेक्टेड टू द वाटर रिसोर्सेज बिकॉज आवर मेजर इरिगेशन इज डिपेंडेंट अपॉन दी वाटर रिसोर्सेज विच इज बेस्ड ऑन रिवर, ठीक। और फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं क्योंकि इंडिया लाइज इन द वाटर स्ट्रेस कंडीशन, इट विल लेड टू दी वाटर क्राइसिस। नेक्स्ट एनवायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी होगा। अरे भाई अगर पानी बहुत ज़्यादा किसी टाइम, किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वाटर का ज़्यादा रिलीज कर दिया गया तो फ्लड हो जाएगा, और नहीं रिलीज किया गया तो धीरे धीरे ड्राइनेस फॉरेस्ट में बढ़ता जाएगा, तो इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर ये बढ़ सकता है। और एक तरीके से इंडिया में जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का रेट तेज हो सकता है। नेक्स्ट इंडिया मतलब अमंग दी कंट्री रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वीक हो जाएंगे, जैसे सार्क है, आसियान है, तो सार्क है, आसियान है, ये सब वीक्स हो जाएंगे। आसियान कंट्रीज जो हैं ये आसियान कंट्रीज जो हैं ये आसियान कंट्रीज वीक हो जाएंगी। तो ये जो है हाउ वाटर डिस्प्यूट अफेक्ट द रीजनल कॉपरेशन। नेक्स्ट और भी है, इंटरनेशनली भी ये किसी को जो है एक तरीके से कॉपरेट नहीं करेंगे। कोई भी अगर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा तो वो विदाउट रीजनल कॉपरेशन के नहीं चल सकता है। तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन है, आप इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स बनाएं और लिखें। Look at the question, evaluate the economic and strategic significance of India's oceanic resources. How can sustainable utilization of these resources contribute to the India's blue economy? So firstly we find out the tail word। पहले हमें tail word find out करना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, evaluate करना है। evaluate मतलब जो चीज हो चुकी है उसको evaluate करो कि कहाँ तक पहुंच गया है। तो दिस इज आवर टेल वर्ड। तो टेल वर्ड के बारे में मैंने कई बार बताया कि टेल वर्ड आपको ये बताता है कि किस डायरेक्शन में आपको आंसर को ले जाना है। फिर क्या कह रहा है, द इकोनॉमिक, फाइंड आउट द प्राइमरी कीवर्ड, द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज ओशनिक रिसोर्सेज। क्या करना है, तो प्राइमरी कीवर्ड क्या है क्वेश्चन का,
प्राइमरी कीवर्ड में दो चीजें बतानी है, इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बताना है किसका, इंडियाज ओशनिक रिसोर्सेज। फिर सेकंड क्या कह रहा है, हाउ कैन, अनदर टेल वर्ड, टाइप ऑफ टेल वर्ड, हाउ कैन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। देखो भाई, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, जो ये रिसोर्स हैं, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कैसे हो, टू कंट्रीब्यूट द इंडियाज ब्लू इकोनॉमी। देखो सबसे पहले फर्स्ट मैंडेटरी कंडीशन है कि आप क्वेश्चन को ब्रेक करें, बिकॉज क्वेश्चन को ब्रेक करने से आपको ये पता चल जाता है कि व्हाट आर द रोड मैप्स, किस रोड मैप पे और किस तरह के अप्रोच से हमें क्वेश्चन को लिखना है। तो क्या कह रहा है, एक बार देख लो, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट कब करते हैं, जब चीजें हो रही होती हैं उसे इवेल्युएट करना है, ताकि वे फॉरवर्ड में हम जान सकें कि ब्लू इकोनॉमी को लेकर के किस तरह के रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। ओके, द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बताना है, इकोनॉमिक भी बताना है और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी बताना है। द वर्ड स्ट्रेटेजिक इटसेल्फ इज अ वेरी डायनेमिक वर्ड, ये बड़ा डायनेमिक वर्ड है। डायनेमिक वर्ड है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताना है। इसका मतलब है कि इससे क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है इकोनॉमी इन अ वेरी लेम एंड लैंग्वेज। तो सीधे सीधे हमें पता चल गया कि भाई ये प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है। तो आओ भाई जरा देखते हैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। इवेलुएट द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशनिक रिसोर्सेज। तो इंडिया के ओशनिक रिसोर्सेज को बताना है। तो क्या बताओगे कि नाउ एट दैट टाइम इंडियाज ओशनिक रिसोर्सेज या इंडिया हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ oceanic resources which can create a lot of wealth for India's livelihood or for the India's economic growth। अच्छा, एक लाइन और भी ध्यान रखना है कि all the land resources has been almost discovered, explored and utilized, overutilized, but we all are know that कि oceans are the last hope of mankind। oceans जो हैं वो last hope of mankind है, and because of this reason in the concurrent or the present world the blue economy term is very important। blue economy, the economy, the profit which can be maximized from the oceans। blue economy का layman language में ये मतलब होता है। अब कह रहा है इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहले तो हमें समझना है कि इस क्वेश्चन को देखने के लिए हमें एक चीज, एक इंडिया का मैप बनाते हैं पहले, और इंडिया का मैप बना करके हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया का एक ब्लू इकोनॉमिक पोटेंशियल देखना है। तो देखो भाई, जो इंडिया का कोस्ट लाइन है ना, इट इज अप्रॉक्स 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, मोर देन 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या है भाई, इट हैव द फिशरीज पोटेंशियल, फिशरीज का पोटेंशियल है। और क्या है इसमें, दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे ऑयल की माइनिंग कर सकते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे आ जाते हैं तो बॉम्बे हाई, बसीन, इधर आ गए हम लोग तो केजी बेसिन, ये सब जो है केजी बेसिन, यहीं पर इंडिया में फिशरीज हैं, ऑयल माइनिंग है, यहीं पर कोरल टूरिज्म भी है इंडिया में, कोरल टूरिज्म है। और क्या हो सकता है इंडिया में, शिप बिल्डिंग बहुत सारा इंडिया में जो है शिप बिल्डिंग का पोटेंशियल है। कार्गो रिप्लेसमेंट और कार्गो चेंजिंग, रिफ्यूलिंग स्टेशंस, बिकॉज इंडिया हैव 12 मेजर पोर्ट्स, इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं। और जो मुंबई पोर्ट है वो एंथ्रेपोथ भी है, यहाँ पे एंथ्रेपोथ है। एंथ्रेपोथ का मतलब होता है जो बहुत डायनेमिक हो, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो। जैसे रॉटरडैम
जो पोर्ट है वो एक एंथ्रोपोथ है। तो ऐसे मुंबई का जो पोर्ट है वो एंथ्रोपोथ है। ये ब्लू इकोनॉमी को जनरेट करता है। इंडिया की जीडीपी में बड़ा ग्रोथ कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में। फिशरीज हो गया, ऑयल माइनिंग हो गया, कोरल टूरिज्म हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, और क्या है, और टूरिज्म भी है। टूरिज्म कैसा है, जैसे स्कूबा डाइविंग हो गया, ठीक। लक्षद्वीप को हम डेवलप कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि एक कोरल आइलैंड है, एक सी पिक्चरस्क्यू व्यूज हैं। स्कूबा डाइविंग आपको बता दिया, शिप बिल्डिंग बता दिया, कोरल टूरिज्म बता दिया, एक्वा कल्चर, एक फिश तो है ही एक तरीके से, एक्वा कल्चर भी है, एक्वा कल्चर। और फिश का डिमांड है, जैसे यहाँ पर एक बड़ी इंडिया की फेमस फिश है टूना, मैकरल, ये सब फिशेस का इंटरनेशनल डिमांड भी है, हम जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो कह रहा है दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको क्वेश्चन के अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इंडियन ओशन जो है उसमें इंडिया का पोजीशन जो है वो बड़ा डोमिनेटिंग है, बिकॉज इंडिया हैव 2 वॉचिंग टावर, 2 इंडिया के पास वॉचिंग टावर हैं, एक अंडमान एंड निकोबार, दिस इज द वॉचिंग टावर अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार भी एक वॉचिंग टावर है, और लक्षद्वीप इज ऑल्सो अ वॉचिंग टावर विच प्रोवाइड्स अ ग्रेट बैलेंस in the Indian Ocean, which provides India as a great balance in the Indian Ocean। अब देखो यहाँ पर जो मलक्का स्टेट से अगर कोई भी चीज एंटर करती है तो इंडिया उसके लिए वॉचिंग टावर का काम कर रहा है, देख सकता है, मरीन सिक्योरिटी दे सकता है। अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा कि जो हुती रेबिलियंस थे उसको भी कंट्रोल करने में इंडिया की नेवी कितना डोमिनेट कर रही थी, और इंडिया की नेवी ने कैसे उसे हैंडल किया, ये दिखाता है कि इंडिया का कंट्रोल कैसा है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमी में, एक है पॉली मेटालिक नोड्यूल्स, बहुत सारे हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, जैसे कोबाल्ट नोड्यूल है अरेबियन ओशन में, हाँ इधर आओगे तो मैंगनीज और आयरन नोड्यूल्स हैं। तो ये सब भी हैं जो कि इंडिया की ब्लू इकोनॉमी में उसको डेवलप कर सकते हैं, उसमें ग्रोथ ला सकते हैं, उसके लिए कुछ इनपुट दे सकते हैं। और फिर एक लाइन आपको याद रखनी है, जैसे मैंने बताया कि ओशंस आर द लास्ट होप ऑफ मैनकाइंड। तो इधर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में क्या है, एक तो नेवल स्ट्रेंथ दे रहा है, हमें ग्रेट एक्सिस दे रहा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी दे रहा है। इंडिया जो है एंथ्रोपोथ, इंडिया के जो पोर्ट्स हैं एंथ्रोपोथ की तरह काम कर रहे हैं, और मरीन सिक्योरिटी दे रहे हैं फ्रॉम बांग्लादेश, म्यांमार टू दी अफ्रीकन यूनियन के कोस्टल रीजन्स को भी एक तरीके से, और अरेबियन कंट्रीज जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उसके लिए भी इंडिया एक तरीके से एक मैरीटाइम सिक्योरिटी का काम कर रहा है। कुछ चैलेंजेस भी हैं बिकॉज ऑफ नेबरिंग और द एक्सेसिबिलिटी ऑफ चाइना, ठीक। तो यहां पर हमने क्वेश्चन के 2 डायमेंशंस को यहां पर डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन के 2 डायमेंशंस क्या डिस्कस किए, यहां पर भी हमने बता रखा है कि मैरीटाइम ट्रेड एंड शिपिंग, इंडिया जो है अपना 2/3 ट्रेड जो है इसी से करता है, ठीक। और ये वर्ल्ड के टोटल 1/3 ट्रेड का हब भी है। 1/3 जो ट्रेड है, अगर मान लो किसी को यूरोप जाना है तो वाया स्वेज कैनाल टू दी बाबा अलमंडीब एंटर करेगा अरेबियन में, और फिर वाया अरेबियन टू दी पाक स्ट्रेट होते हुए वो जो है हॉर्मुज, पाक स्ट्रेट टू मलक्का से साउथ चाइना सी से होता हुआ ये ट्रेड जा सकता है। तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड रूट है, तो जिसका कैप्चर होगा, जो जितना ज्यादा पीस एंड हार्मोनी को मेंटेन करेगा, और पीस और हार्मोनी को इंडियन ओशन में मेंटेन करने के लिए इंडिया इज अ की प्लेयर टू मेंटेन दी पीस एंड हार्मोनिक बैलेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में मैंने आपको पहले से बता दिया, ऑयल, गैस और मिनरल, डीप सी माइनिंग भी कर सकते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के लिए। यहाँ पर हमने मरीन बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज करना है। सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज का मतलब क्या है, विदाउट हार्मिंग एंड विदाउट द एडवर्स इम्पैक्ट, without affecting the and without you can say that कि affecting the environment, without environmental degradation, आपको sustainable harnessing of resources करना है with ecological balance।
इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ, जैसे यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कोरल माइनिंग हो जाता है, इलीगल सैंड माइनिंग हो रहा है, कोस्टल एरिया में बहुत सारा मैंग्रोव डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो इससे कोस्टल एरिया को एक अलग तरह का चैलेंज मिलता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हैं, उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी, जैसे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज सी लेवल राइज कर रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है तो देयर आर थ्रेटेंड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सो मेनी आइलैंड्स, तो ये भी देखना है। तो पूरी तरीके से अगर इंडियन ओशन को देखें तो उसमें एक डोमिनेटिंग और एक इंपॉर्टेंट की रोल में इंडिया है, ठीक। अब उसके बाद टूरिज्म है, देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म, बट इंडिया कैन नॉट बी रीच एट द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द टूरिज्म, पर इंडिया जो है वो डेवलप कर रहा है, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट है, हाँ, सेतु समुद्रम है, वो स्मार्ट प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी हैं। और ब्लू इकोनॉमी 2.0 भी हम ले आए हैं, सस्टेनेबल और रेजिलिएंट इकोनॉमिक हार्नेसिंग ऑफ द ब्लू इकोनॉमी, रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी को, रेजिलिएंट यूज ऑफ ब्लू इकोनॉमी करना है। कोस्टल इकोनॉमी में देखना है कि भाई यहीं पे एक्वाकल्चर हो जाए, सी वीड जो है, सी वीड के को लेकर के एक इकोनॉमी जनरेट हो पाए, यहाँ पर सी वीड का एक तरीके से एक्वाकल्चर करना है। कोस्टल टूरिज्म में, कोस्टल इकोनॉमी में और क्या कर सकते हैं भाई, कोस्टल लोगों के लिए एक फिशरीज का हो गया, इन्हें मॉडर्न बोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं, तो ये और मॉडर्न जो नेट्स होते हैं फिशेस के लिए वो प्रोवाइड किए जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिश कैचमेंट पोटेंशियल इंडिया का बढ़े, जो कि ब्लू इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा। अब कह रहा है नेक्स्ट फेज में जब आओगे क्वेश्चन तो लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशनिक रिसोर्सेज। क्या सिग्निफिकेंस है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंसेस, और इसी सिग्निफिकेंस में आपको एक क्वेश्चन का फिर वही आंसर देना है कि लैंड रिसोर्सेज almost discovered and exploited, but the oceans, only 1% of the oceanic resources can be discovered and utilized, so the oceans are the last hope of mankind। और फिर यहाँ पर सिग्निफिकेंस बताना है नेशनल सिक्योरिटी। आप जानते हो कि कसाब वाला जो अटैक हुआ था वो नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा एक मिसमैनेजमेंट था। नेवल स्ट्रेंथ, आप देख रहे हो कि अगर इंडियन ओशन को रूल करना है और ओशनिक पावर बनना है, ओशनिक ग्रेट पावर बनना है, द मैन हु इज लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द ओशन, दैट मैन और दैट कंट्री कंट्रोल्स द वर्ल्ड, ये भी कहा जाता है, मैकिंडर का थॉट है। नेवल स्ट्रेंथ, अगर नेवल स्ट्रेंथ होगा तो आप पीस और हार्मोनी को विदाउट फ्री ट्रेड कर पाओगे, पीस बैलेंस कर पाओगे और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हो। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड रीजनल पार्टनरशिप, जितना अच्छा आपका ब्लू इकोनॉमी और जितना अच्छा आपका सी पर कंट्रोल होगा, उतना ज्यादा जियोपॉलिटिकली आप स्ट्रांग होगे, उतना ज्यादा आप रीजनल टाइज कर सकते हो, उतना ज्यादा आपको रीजनल कॉपरेशन मिल सकता है वर्ल्ड से। तो इस क्वेश्चन में नेक्स्ट हमको क्या पता चल रहा है, नेक्स्ट सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन ओशन रिसोर्सेज फॉर इंडियाज ब्लू इकोनॉमी। सस्टेनेबल करना है, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, विदाउट हार्मिंग और विदाउट द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी नहीं करना है क्योंकि ये एसडीजी 14 में आ रहा है, एसडीजी गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में आ रहा है, इसीलिए हम लोग को जो ब्लू इकोनॉमी 2.0 है उसको हम बोलते हैं कि ब्लू इकोनॉमी में कैसा करना है, रेजिलिएंट यूज ऑफ इकोनॉमिक सोर्सेस करने हैं, रिसोर्सेस करने हैं इन दी ओशन। तो जैसे कोरल माइनिंग करना है तो स्ट्रेंथनिंग द कोस्टल मैरीटाइम टूरिज्म, प्रमोटिंग द सस्टेनेबल फिशरीज, रिस्पॉन्सिबल डीप सी माइनिंग, ऐसा नहीं करना है कि पॉल्यूटेंट चले जाएं और बहुत सारा वहां पर इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाए, इकोसिस्टम हार्म हो जाए। रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम द ओशन, ओशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी का भी सोर्स है, जैसे ओटेक का सोर्स है ये है, यहीं पर विंड एनर्जी का भी सोर्स है, विंड एनर्जी, डीप सी एनर्जी भी होती है उसका भी सोर्स है। इनहेंसिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सर्विलांसेस, अच्छा इनहेंस करना है मैरीटाइम सिक्योरिटी और सर्विलांसेस को, ताकि इंडिया जो है पीसफुली ट्रेड कर पाए और इंडिया जो है एक तरीके से डोमिनेटिंग और एक तरीके से स्ट्रांग डोमिनेंस और इंडिया का स्ट्रांग रोल आ पाए इंडियन ओशन में। तो जितना ज्यादा ब्लू इकोनॉमी बढ़ेगी उतना ज्यादा आप देखते हो कि ये जो इंडिया का लार्जेस्ट, इंडिया के पास एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है जिस पर अप्रॉक्स जो है 14 मिलियन पीपल जो है एक तरीके से हैबिटेट हैं,
रह रहे हैं, तो उनके लाइवलीहुड के लिए भी ब्लू इकोनॉमी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ब्लू इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जो मल्टीपल और डायनेमिक प्रॉफिट दे सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से चैनलाइज कीजिए और लिखिए, और हमने एक तरीके से आपको पूरा रोड मैप बता दिया। विद अनदर क्वेश्चन, डिस्कस द concept of frontier in geographical and geopolitical terms and how have historically and naturally factor influence the evolution of frontiers in the Indian subcontinent। तो क्या है भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज चाहिए। पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज डिकोडिंग दी क्वेश्चन। डिकोडिंग दी क्वेश्चन, क्वेश्चन को डिकोड करना है पहले। डिकोडिंग द क्वेश्चन इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप में डिकोड करना है। फर्स्ट इज फाइंड आउट द टेल वर्ड, एंड इन द सेकेंड स्टेप फाइंड आउट द प्राइमरी कीवर्ड्स, एंड इन द थर्ड you have to find out the secondary key word. Okay, now so tail word, discuss is a tail word. Discuss, it means simply you have to detailify the question. Discuss is a tail word, and in every lecture I have to mention कि tail word provides you the road map and structure कि किस तरफ आपका आंसर जाना चाहिए और वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। The concept of frontier in geographical and geopolitical terms, concept of frontier बताना है किस टर्म में, geographical and geopolitical terms में। तो ये अपना आपका क्या हो गया, concept of frontier in terms of geographical and geopolitical, and how have, अब नेक्स्ट है हाउ हैव हिस्टोरिकल एंड नेचुरल फैक्टर इन्फ्लुएंस, हाउ हैव हिस्टोरिकल एंड नेचुरल फैक्टर इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ फ्रंटियर्स, कि उनका जो विकास हो रहा है उसको कैसे जो है नेचुरल और हिस्टोरिकल मतलब प्राकृतिक और ऐतिहासिक कारण जो है उसको प्रभावित करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, whenever we are using subcontinent it shows the cultural integrity like India, Pakistan, India, Pakistan, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और इस तरह का इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसमें कल्चरल एक तरीके से होमोजिनिटी है, कॉमन कल्चर शेयर करते हैं ये सब। तो देखो डिकोड कर दिया हमने क्वेश्चन। टेल वर्ड मतलब डिस्कस करना है, फिर क्या करना है, प्राइमरी कीवर्ड क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंटियर बताओ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड जियोग्राफिकल टर्म। नेक्स्ट क्या है, हाउ हैव मतलब कैसे, हाउ हैव हिस्टोरिकल एंड नेचुरल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल एंड नेचुरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, ये कीवर्ड है इन्फ्लुएंस, द एवोल्यूशन ऑफ फ्रंटियर्स, एवोल्यूशन ऑफ फ्रंटियर्स बताना है आपको इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो देखो ये हो गया। अब बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस the answer, firstly in the next slide we are going to discuss intro। इसमें intro क्या है, देखो frontier क्या होता है, you have to understand two words, there is a two word, one is a boundary, one is a boundary and second one is a frontier, second one is a frontier, boundary or frontier। बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री इज अ ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ एनी सोवरेन कंट्री। इट सेज दैट कि एक तरीके से एक आपका कमांड एरिया, आपका कंट्रोलिंग एरिया कहां तक है, कंट्रोलिंग एरिया किसी कंट्री का कंट्रोलिंग एरिया कहां तक है उसी को बोलते हैं बाउंड्री, एंड इट इज डिमार्केटेड बाय लाइन, जैसे रेड क्लिफ लाइन, ठीक, जैसे आप बोलते हो कि मैकमोहन लाइन, इट शोज द बाउंड्री। Whereas frontier is a dynamic factor, frontier is a dynamic factor and it change with the passage of time, with the passage of time it will change, and because of this reason when we look at the historical evolution of frontier, then we find out that there is a lot of modification in the frontiers. So frontier is a dynamic factor which change with the passage of time. Frontier is a
जोन और रीजन, or you can call it area, which shows that the centrifugal areas, सेंट्रीफ्यूगल एरिया का मतलब क्या है कि मतलब बाउंड्री के बाद का जो एरिया है उसको बोलते हैं इट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, यहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी नहीं होती है, और ये क्या कहता है, इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट दी कल्चरल, इंटीग्रेट द कल्चरल एंड सोशल इंटीग्रेशन को दिखाता है, जबकि ये क्या करता है, डीलिमिट करता है, डीलिमिटेशन को दिखाता है। फ्रंटियर इज अ बफर जोन, इट इज टाइप ऑफ बफर जोन, frontier is a type of buffer zone and it shows the extension possibility of extension of any sovereign country, एक किसी भी sovereign country के possible extension को दिखाता है। तो अब कह रहा है कि frontier है क्या, तो frontier is a dynamic factor which change with the passage of time, there are so many geographical frontiers, let me define is as a geographical and geopolitical frontiers। geographical frontiers क्या है भाई, geographical frontiers are like mountains, geographical frontiers are like rivers, geographical frontiers are like you can say the desert, geographical frontiers are like you can say that forest, or you can call it oceans. Oceans are also the frontiers which demarcate the location or the axis. Mountains, rivers, deserts and forest and ocean जो divide कर रहे हैं किसी एरिया को, वो geographical frontier है। Geopolitical frontier, whenever we are using the term geopolitical, तो जियो मतलब क्या है भाई, ये किसी लोकेशन, फिजियोग्राफी, रिसोर्सेस के इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है, उसके पॉलिटिकल वैल्यू को दिखा रहा है। तो जियोपॉलिटिकल मींस क्या होता है, इट रेफर्स टू दी लोकेशन, इट रेफर्स टू दी रिसोर्सेज विच इज इंपॉर्टेंट एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। उस लोकेशन पर कोई रिसोर्स है, कोई फिजियोग्राफी है जो एक तरीके से स्ट्रेटजिक और डायनेमिक वैल्यू का है, उसको बोलते हैं कि जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर है। जैसे कल्पना करो कि एक एग्जांपल से मैं तुम्हें दे रहा हूं कि जैसे अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर देखें तो हम लोग सब इंडिया का डिस्प्यूट समझ सकते हैं कि इंडिया में क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं। लेट मी again, this is the schematic map which is not accurate, but still I have to admit this. India have 15,200 kilometers frontier boundary, frontier इंडिया है 15,200 किलोमीटर फ्रंटियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये है अक्साई चिन, दिस इज द रीजन ऑफ अक्साई चिन, तो ये है अक्साई चिन, इधर आप मान लो गिलगिट और बाल्टिस्तान है, तो GB लिख दे रहा हूं। तो इसी लोकेशन पर है हमारे पास चिन ग्लेशियर, और इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बिकॉज इट प्रोवाइड्स द कमांड एरिया एंड रूफ एरिया वेयर वी वॉच बोथ चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये है जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस और जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर जो हमें लास्ट एक्सटेंशन दे रहा है। और जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर या फ्रंटियर का मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाता है, मतलब जहां तक कॉमन बाउंड्री उसके बाद के एरिया को। अब कह रहा है कि अब क्वेश्चन पर अगेन चलते हैं, तो क्या क्या था कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंटियर क्या है इन ज्योग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल टर्म्स, तो मैंने आपको बता दिया। एंड हाउ हैव हिस्टोरिकल एंड नेचुरल फैक्टर इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ
एवोल्यूशन ऑफ फ्रंटियर्स। तो जरा देखो नेचुरल फैक्टर्स में क्या है, हिमालयस, तो हिमालयस को अगर देखेंगे तो हिमालयस एक्ट एज अ बैरियर, एक्ट एज अ बैरियर। हम हिमालयस जो है एक्ट एज अ बैरियर है, तो एक नेचुरल फ्रंटियर है। नेक्स्ट क्या है, थार डेजर्ट, तो थार डेजर्ट भी क्या है, एक नेचुरल फ्रंटियर है, नेचुरल फ्रंटियर है जो हमें एक्सेस देता है, जिस पर आप देखते हो कि थार डेजर्ट का कुछ पार्ट पाकिस्तान में, कुछ पार्ट इंडिया में है, और इन्हीं के इस लाइन पर एक सर्किट डिस्प्यूट भी है। ठीक, द ईस्टर्न हिल्स एंड डेंस फॉरेस्टेड, जैसे आप देखो म्यांमार का जो फ्रंट है वहां पर हमेशा लैंड को लेकर के ये डिस्प्यूटेड एरिया भी होता है, और यहीं पर जो है एक तरीके से स्कोप ऑफ एक्सटेंशन होता है, स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग द बाउंड्री लिमिट होता है। ठीक, अब कह रहे हैं इंडियन ओशन और द मैरीटाइम फ्रंटियर। मैरीटाइम फ्रंटियर ये थोड़ा सा नया टर्म है, तो इंडियन ओशन और मैरीटाइम फ्रंटियर का मतलब है कि ओशन में आपके फ्रंटियर का एक्सेस कितना बढ़ सकता है, या ओशन में कोई बाउंड्री लिमिट तो है नहीं, पर फिर भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमें एक बाउंड्री देता है, पर उसके आगे भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि रेस नुलिस को मानती हैं और इस तरह की फिलॉसफी को मानती हैं कि उनका कॉन्टिनेंटल सेल्फ जहां तक है वहां तक उनका फ्रंटियर है। ठीक, तो ये नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, और ये जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। तो जैसे इधर देखो द हिमालयाज, हिमालयाज में क्या है, हिमालयाज को एक्सेस करना है, एक्सेसिबिलिटी बहुत टफ है। कुछ पासेज हैं जैसे नाथुला पास है, जिलेपला पास है, या खैबर पास है, बोलन पास है, अघिल पास है, इन्हीं से आप एक्सेस कर सकते हो। थार डेजर्ट इट इज वेरी टफ, बहुत टफ है क्योंकि इसका टोपोग्राफी और इसका क्लाइमेट बहुत रस्ड है। अब ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट है, तो इसी से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी हो रहा है। आप देख रहे हो कि बहुत तरह माइग्रेटरी पीपल जो कुकी कम्युनिटी है, जो कुकी कम्युनिटी है वो म्यांमार के चिन वैली से इंडिया में आ जाता है। इंडियन ओशन मैरीटाइम फ्रंटियर भी अगर नहीं होगा तो बहुत सारे लोग जो हैं अपना अपना क्लेम करने लगेंगे ओशन में किसी पर्टिकुलर अनहैबिटेड आइलैंड को लेकर के। ठीक, नेक्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल बताना है। तो हिस्टोरिकल में क्या है, देखो एंशिएंट किंगडम एंड एम्पायर, तो यहां पर क्या है ना, विद द पासेज ऑफ टाइम इट हैज बीन चेंज। जैसे एंशिएंट टाइम में हम ले लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारा बाउंड्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी बाउंड्री कुछ और थी। हमारी बाउंड्री जो है वो हिंडन रिवर ईस्ट में था और सूत का गेंडोर वेस्ट में था, और अफगानिस्तान के कुछ और पार्ट्स में भी था। अगर हम मौर्यन एम्पायर में आए तो एक टाइम पे 3rd सेंचुरी बीसी में मौर्यन एम्पायर जो है वो अफगानिस्तान और उसकी बाउंड्री ईरान तक थी, ईरान के बॉर्डर तक थी, तो उसका फ्रंटियर वहां था। और अगर हम मुगल के पास आए तो आप जानते हो कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब के टाइम पीरियड में भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग बाउंड्रियां हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन there is a lot of dispute arising between India's and current neighboring countries। जैसे मान लो क्लेम करता है चाइना कि भाई हमारा ये पार्ट जो है साउथ अरुणाचल का, जो साउथ तिब्बत का पार्ट है अरुणाचल, ये ऐसा क्यों क्लेम करता है, कुछ तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा ही होगा, क्योंकि फ्रंटियर इज अ वेरी डायनेमिक थिंग एंड विद द पासेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। ठीक, इन्वेजन एंड कॉन्क्वेस्ट, इन्वेजन से भी बहुत सारा बाउंड्री चेंज होता रहता है कि मान लो जैसे मोहम्मद गौरी है, उसने इन्वेट किया, अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया, तो उससे लगातार ये डायनेमिक फैक्टर है, लगातार यहाँ पर आपके इन्वेजन से बाउंड्रीज बदल रही हैं। ठीक ना, जैसे आप तैमूर लंग को देख सकते हो, मंगोलों का इन्वेजन हुआ इंडिया पे, तो लगातार जो है बाउंड्रीज शिफ्ट होती रही। पार्टीशन ऑफ इंडिया, उससे पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ लैंड, उसी से सर्किट डिस्प्यूट आया, उसी से कश्मीर डिस्प्यूट आया, उसी से पंजाब का डिस्प्यूट आया लैंड को लेकर के। मॉडर्न डे बाउंड्री डिस्प्यूट, सो कह रहा है मॉडर्न डे जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रंटियर पॉलिटिक्स और इट विल हैम्पर ट्रेड, पीस, हार्मोनी, सब कुछ हैम्पर कर रहा है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न डे डिस्प्यूट्स हुए क्यों हैं? क्योंकि वो एक बॉर्डर है, जैसे मान लो मैकमोहन को ले लेते हैं, मैकमोहन टाइम को ले लेते हैं, तो ये बॉर्डर है ना,
ये लाइन है। अब इस लाइन के पास आपको LAC मिलेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद नो हैबिटेबल जोन मिलेगा, जहां पर किसी का एक्सेस नहीं है, पर कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो चाइना है वो क्लेम करता है कि भाई ये पूरा एरिया हमारा है और ये फ्रंटियर है। और चाइनीज पॉलिसी जो है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, मतलब जो फ्रंटियर के एरिया को हैबिटेट और इन्वेड करके अब क्लेम करते हैं कि हमारे एरियाज में आ जाए। तो आपको इस पूरे क्वेश्चन के डिस्कशन से हमने ये बताया कि भाई फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और यहां पर लिख दिया है कि द एवोल्यूशन ऑफ फ्रंटियर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन शेप्ड बाय बोथ नेचुरल लैंडस्केप, माउंटेन, रिवर, डेजर्ट्स एंड ओशन, एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, invasion, colonization and partition. While some frontiers remain stable, others continue to be source of geopolitical tension today. तो ये पूरा क्वेश्चन का डिमांड था, इस पर हमें थोड़ा सा एक इंसाइटफुल व्यू चाहिए था, हमने एक बार दिया। आप एक बार इसे देखेंगे फिर से, और एक बार इस क्वेश्चन को इसी मेथड से डिकोड करना है और एक बार लिखें। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट।